नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। तालियों की गड़गड़ाहट आपको बता रही है कि आज का आर पार यानी देश का नंबर 1 कार्यक्रम कैसे रहने वाला है। पॉलिटिक्स का चक्रव्यूह ऐसा तैयार हुआ कि इसमें जाति का हलवा भी आया और सियासत का जोरदार धमाकेदार जलवा भी आया, और इसके बाद ईडी वाला तड़का भी आया, क्योंकि रात करीब 2 बजे जब सारा देश सो रहा था तब राहुल गांधी ने ट्वीट करके सनसनी फैला दी और कहा कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें बताया है कि उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। इसके बाद सियासत का एक नया मोर्चा खुल गया। बीजेपी कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए राहुल गांधी को ईडी का डर सता रहा है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या जाति के मुद्दे पर विपक्ष घिर गया है? इसलिए सियासत को नया मोड़ देने के लिए, जाति से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का बहाना बनाया जा रहा है। क्योंकि भरे सदन में जब अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक ताव में आ गए। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि आप हमारी जाति कैसे पूछ सकते हैं। सवाल यह है कि देश भर की जाति जानने के लिए व्यूअर्स बेताब विपक्ष, आपकी जाति जानने के लिए बेताब विपक्ष अपनी जाति के सवाल पर आग बबूला क्यों हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। जाति का चक्रव्यूह, ईडी पर लड़ाई। स्वागत है आपका आर पार में, क्योंकि आज होगी जोरदार राजनीतिक चढ़ाई। शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। संसद में शुरू हुई चक्रव्यूह वाली लड़ाई अब ईडी सीबीआई तक जा पहुंची है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं ये जाहिर है कि 2 में से एक को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच पसंद नहीं आई। मेरे ईडी सूत्रों के मुताबिक मुझ पर एक रेड की तैयारी हो रही है, मैं इंतजार कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। वो पापग्रस्त हैं, इसलिए रात को जाग कर जो मन में आता है वही ट्वीट कर देते। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को पद्म व्यूह यानी कि कमल के फूल वाली रचना बताकर आरोप लगाया था कि देश के हर वर्ग को इसी व्यू में फंसाया गया। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। सर A1 A2 तो ऑलरेडी अलॉटेड है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल हेराल्ड केस में A1 सोनिया गांधी है एक्यूज नंबर 1 और A2 एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी है। इसी बीच जाति जनगणना के मुद्दे पर भी जोरदार वार पलटवार हो रहा है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सवाल है कि आरक्षण, जाति जनगणना और चक्रव्यूह से होते हुए ईडी सीबीआई तक पहुंची लड़ाई अब और कौन कौन से रंग दिखाएगी? तो आज की बहस के बड़े मुद्दे क्या है, आइए उनसे आपको परिचय करा देते हैं। आज की बहस के 3 बड़े मुद्दे हैं। जाति का मुद्दा बैकफुट पर आया तो राहुल ने ईडी का मुद्दा बनाया, यह बड़ी बात है। और क्या जाति जनगणना पर विपक्ष का दोहरा चरित्र है, यानी वो अपनी जाति बताना नहीं चाहते लेकिन समूचे देश की जाति को जानने की बात करते हैं। और तीसरी कि देश का हलवा किसने लूटा है, क्योंकि ये बार बार सवाल आ रहा है। इस हफ्ते के 3 बड़े शब्द रहे हैं, वो है हलवा, उसके बाद जाति और अब ईडी। मेरे युवा मित्र हैं, जोरदार तालियां उनके लिए।
और मेरे साथ मेहमान हैं, उनका परिचय मैं करा देता हूं एक एक करके। सत्य प्रकाश मिश्रा एनडीए का नेता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश विचार मंच के साथ जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। कंचना यादव है प्रवक्ता आरजेडी की, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है जाने माने नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। तो तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आज के सवाल और जवाब भी कैसे रहेंगे। तो इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत कर लेता हूं और पहला सवाल इसी आप विपक्ष से पूछता हूं। आशुतोष वर्मा जी, क्या रात 2 बजे ईडी राहुल जी के सपने में आई थी? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई विपक्ष मजबूती से रात में जग रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। और ये देश की लाइन रही है कि व्हेन कंट्री वाज स्लीपिंग मिडनाइट सन द इंडिया अवोक्स, उसको ध्यान में रखिए। तो रात की बात और दिन और रात नहीं होता है राजनीति में। इस देश के 140 करोड़ के लिए एक मजबूत विपक्ष खड़ा है, तो दिन हो या रात हो। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, जाति की बात पे तो तिलमिलाती भारतीय जनता पार्टी है ना। आज मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी खुद फंसी दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में जाति के नाम पे गाली दी गई 3 दिन पहले, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में संसद के जो अध्यक्ष हैं उनमें कार्रवाई तक नहीं की, और उल्टा हमारे प्रधानमंत्री ने उसको ट्वीट करके शाबाशी दी। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारी जात का पता नहीं है, ये गाली होती है उस व्यक्ति के लिए, ये गाली होती है उसके माँ बाप के लिए, उनकी परवरिश के लिए। और मुझे लगता है ये गर्व का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की फंसने की स्थिति आ गई है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को साफ करना पड़ेगा कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी किसी की जात पूछना गाली की तरफ है। मैं यहाँ पर 4 लोगों को बोलता हूँ, खड़े हो जाएं। यहाँ पर 4 लोग खड़े हो जाएं। जाति पूछी नहीं गई है, जाति पूछ रहे हैं ना, जाति पूछी नहीं गई है, जाति पूछ रहे हैं। आप बोले कि ये कौन जात है, 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 लेकिन अपनी बारी जब जात बताने की आई तो आप बोलेंगे ये तो गाली है जी। तो इनके लिए गाली नहीं है, फिर अगर ये बताएंगे तो जातीय जनगणना में किससे जात पूछेंगे? इनसे तो पूछेंगे सबसे। अमीश जी, जी एक मिनट जी। भारत का संविधान पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। आप किसी से जाति पूछिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं पूछूंगा ये फलाना है, ठीक है। तो अखिलेश जी ने तो गुस्सा दिखाया, उन्होंने बोला जाति कैसे बात पूछ सकते हो? बात पूरी। लेकिन आप बोलेंगे किसी की जाति का पता नहीं, ठीक है। इससे आप क्या बताना चाहते हैं? ये एक भद्दी गाली है, और कम से कम एक पूर्व मंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के इस नेता से उम्मीद नहीं थी, ठीक है, जो इस तरीके के शब्द, असंसदीय शब्द देश में बोलेंगे। गौरव भाटिया, ईडी में आप फंसाना चाहते हैं, जाति को लेकर आप गाली देते हैं, आप चाहते क्या है देश में? चाहते क्या है इस देश में? देखिए, एक एक करके उत्तर दे देता हूं जी। 50 सेकंड। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये टूटी साइकिल इतनी कंफ्यूज क्यों है। और कंफ्यूज क्यों है? कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे, तो आदमी जाएगा, हर नागरिक से पूछेगा जाति बताओ भैया, जाति बताओ, जाति बताओ। और अगर इनसे कोई पूछ ले तुम्हारी जाति क्या है, जाति कैसे पूछ ली? तो अगर तुमसे नहीं पूछ सकते तो आम जनता से कैसे पूछ सकते? तुम उनके ऊपर हो क्या? नहीं हो, तुम भी वैसे ही हो जैसे जनता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा गाली देना होता है। मैं आपको देखिए बताता हूं, ये एक वीडियो है, कैमरा कहीं और ले जाओ, सुन लीजिए। तुम पिछड़े हो या तुम्हारा नाम क्या है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, तब तुम जाति पूछो तो ठीक है, अगर कोई तुम्हारी जाति पूछ ले तो काटा चुभा, काटा लगा, नहीं चलेगा भैया भारत में। दूसरी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आपकी बारी आएगी। विरोधाभास। अब मोटा प्रश्न, भारी प्रश्न, पता नहीं टूटी साइकिल ले पाए या नहीं। आप मुझे ये बताइए, पिछड़ों का भला करना है, यही कहते हैं ना। इनकी पार्टी बने 40 साल से ऊपर हो गए। ये जनता जो बैठी है ये पूछ रही है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाया तुमने, तुम क्या पिछड़ों का भला करोगे? क्यों नहीं बनाया? अखिलेश यादव को हटाओ, लाओ कोई और व्यक्ति, उसको बना दो अध्यक्ष, मानेंगे तुम भला कर सकते हो। इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। दूसरी बात गौरव जी, बार बार आप टूटी साइकिल कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपसे मजबूत है ये पार्टी, 37 सीटों वाली है और देश में 3रे नंबर की पार्टी है। अब टूटी फूटी साइकिल नहीं है, अब हट्टी कट्टी साइकिल है। संभाल के चलिए, कहीं 27 में खेलना बिगड़ जाए। अमीश भाई आपकी डिबेट में मजा इसलिए आता है, यू आर सो नॉटी। कोई साइकिल अगर चौड़ी हो जाएगी, हट्टी कट्टी हो जाएगी तो चल नहीं पाएगी। यहां साइकिल का टायर तो फटा हुआ है। आप मुझे बताइए
केंद्र में सरकार किसकी बनी? 2014 में 5 सीटें, 2019 में 5 सीटें हारे। और मुख्यमंत्री, ये तो रीजनल पार्टी है ना, मुख्यमंत्री 2 बार योगी आदित्यनाथ जी बने। इसी साइकिल को तोड़ा था और फिर से तोड़ेंगे। गुरूर इसका क्यों मालूम है? तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं बात अंत करूंगा एक तथ्य और देके। आपको मालूम है कास्ट सेंसस 2011 में भी हुआ, यूपीए का हिस्सा थी, समाजवादी पार्टी भी, आरजेडी भी। आप एक बार पूछे गए सवाल अगर उत्तर मिल जाए सलाम ठोक के जाऊंगा, क्यों नहीं कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराया उसको सार्वजनिक किया? क्या जनता नहीं जानना चाहती है? आपकी बात अब सत्ता से बाहर है, मोदी जी है। ने क्यों नहीं कराया? मोदी जी तो सब कुछ करेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। आपने क्या किया? आप आपकी बात में पॉइंट है, फैक्चुअल बात है। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? और इस देश के कौन से 2 पूर्व प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने जातिगण गणना पर क्या बयान दिया था और आरक्षण पे क्या बोला था? यह भी आपको जानकारी में है। कंचना यादव, 50 सेकंड आपके। यू आर ऑल्सो टू नॉटी। उसी साइकिल पर बैठ कर आए हो और उसी साइकिल को टूटी साइकिल बोल रहे हो। वहीं से सफर आपने शुरू किया है। इतना भी नहीं उस साइकिल का गाली दो जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उसको बंद करिए थोड़ा। लेकिन आपको बता, आपका जो टाइटल है कि जाति में फंस गया विपक्ष, ऐसा करके जाति में नहीं फंसा है विपक्ष, ऐसे नहीं फंसा है। क्योंकि जातिगत जनगणना और आरक्षण हमारे लिए सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए एक मूवमेंट है। और मूवमेंट इस आधार पर है, उसका प्रिंसिपल ये है कि हमारे देश में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एक इनइक्वालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम की वजह से आया है। उस सिस्टम का नाम है जाति। कोई अपर कास्ट है तो कोई लोअर कास्ट है। ये जो सिस्टम है ना, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हम ये बिलीव करते हैं कि उससे लड़ने के लिए हमें उसी रूट को अपनाना पड़ेगा। इसलिए जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना की जरूरत है, ये जानने के लिए कौन अति पिछड़ा है, कौन पिछड़ा है, दलित में कौन सबसे पुअर है, अपर कास्ट में कौन पुअर है। इसमें किसी जात के खिलाफ लड़ाई नहीं है। अगर कोई अपर कास्ट आकर हमारा साथ देना चाहता है और हमारे प्रिंसिपल पर बिलीव करता है तो उसका स्वागत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि जो जातिगत व्यवस्था की वजह से जो बीमारी समाज में आई है, उसका सलूशन इसी के माध्यम से हो सकता है। तो इसलिए हम फंसे नहीं हैं। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने के साथ ही इस देश के अंदर बहुत बड़ी बहार आ जाएगी, इस देश के अंदर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब जातिगत जनसंख्या होने के बाद इस देश के अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं रहेंगे। कहीं बाढ़ आ रही है तो बाढ़ रुक जाएगी, कहीं सूखा पड़ रहा है तो सूखा रुक जाएगा, अगर कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है तो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। मतलब इसके पीछे मतलब काका कलेकर की रिपोर्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब एक तरह से पॉलिटिकल शिगुफा है? हो सकता है इससे आपको सत्ता मिल जाए, हो सकता है नहीं, ये पॉलिटिकल शिगुफा ज्यादा बड़ा है, ये पॉलिटिकल शिगुफा ज्यादा बड़ा है। जी बोलिए। तो जी मैं आपको बताती हूँ, बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, अपर कास्ट में, ओबीसी में, एससी एसटी में जो गरीब परिवार है 94 लाख परिवारों को टारगेट किया गया और उन परिवारों को एक परिवार में 2-2 लाख रुपए देने का योजना बनाई गई ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू किए। तो हमारे पास जब एक्यूरेट डेटा होगा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एससी एसटी को जो आरक्षण है उसको कैटेगराइज करके, हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। आप कह रहे हैं एक्यूरेट डेटा आएगा तो सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन ये 2001 सेकंड एनडीए के पास मैं जाता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, अब आपने बोला सत्यप्रकाश मिश्रा, ये अब ये मतलब अगर जाति पर आप फंसे हुए हैं, जाति के चक्रव्यूह में, तो ईडी की कार्रवाई राहुल जी पे कराइएगा। रात को 2 बजे उनको उठना पड़ रहा है और ट्वीट करना पड़ रहा है। जी देखिए, दोनों अलग मसला है। मसला एक ही है नहीं, राहुल जी की रात की नींद बहुत खतरे में है। कहते हैं रात की नींद हराम हो गई, पता नहीं क्या चोरी किया, क्या सपने में आ रहे हैं उनके, क्यों डरे हुए हैं, भयभीत ना हो। एक बात मेरा मानना है कि राहुल जी जातिगत जनगणना को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। उनकी इस देश में कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार है, जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसका डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक करते? क्यों नहीं एक रोल मॉडल बना करके कर्नाटक को, देश को बताते कि इस तरह से हमने जातिगत जनगणना की और इस तरह से लोगों का विकास किया? इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है इस मसले को लेकर, वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उनको लगता है कि इससे जो उनकी बिखराव है, उनका जो सत्ता जा चुका है, 3 बार नकार चुके, शायद उनको जनता स्वीकार कर ले। मैं एक पॉइंट पे आता हूं कि बिहार की सरकार, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी भी वहां थी, सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए और जातिगत जनगणना की बात वहां रखी और बिहार में जातिगत सर्वे हुआ
वो सही कह रही थी कंचना जी कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने की बात हुई है, 15% अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ा है। अगर वास्तविकता में जातिगत सच्चाई के तहत कोई जाति पिछड़ी है तो मैं, हमारी पार्टी सैद्धांतिक रूप में मानती है उसका विकास होना चाहिए, मैं सैद्धांतिक रूप में उसके समर्थन में हूं। लेकिन अगर पॉलिटिकल टूल की तरह जातियों में टकराहट पैदा करना चाहते, जो राहुल गांधी जी का टारगेट था कि एक फोटो उठाया कि इसमें ओबीसी कौन है, इसमें दलित कौन है, 90 में ओबीसी आरक्षण पास हुआ, राजीव गांधी ने पास नहीं किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार थी, दोनों ने मिलकर पास किया, इंदिरा गांधी उस फाइल पर बैठी रहे, राजीव गांधी बैठे रहे। तो कांग्रेस पार्टी का जाति के विकास को लेकर के कोई इतिहास मुझे तो नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी साथ में, हां, ये तमाम परिवारवाद की चट्टे बट्टे पार्टियां भी एक साथ हैं, परिवारवाद का विकास इसमें दिखता। सीरीज से देखिए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, यही लोग बढ़े। आशुतोष वर्मा जी का वह विकास नहीं है। राहुल गांधी, मैं, आपने वादा किया था ना, आपने वादा किया था ना कि आप नहीं बोलेंगे मेरे बीच में, आपने आपने वादा किया था। जातिगत विकास में बिहार में आइए, लालू प्रसाद यादव जी ने, जिनको कोखो गोगो नहीं आता था, रात रात उनको मुख्यमंत्री बना दिया राबड़ी जी को। राबड़ी जी के 2 पुत्र तेज प्रताप तेजस्वी मंत्री बन गए, एक पुत्री मीसा भारती बन गई, एक पुत्री हार गई रोहिणी जी, 2 साले थे बहुत मशहूर उनके ब्रदर इन लॉ, सुभाष यादव, साधु यादव, दोनों सांसद, एक राज्यसभा पहुंच गए, एक लोकसभा पहुंच गए। ये है उनके जाति के विकास का आंकड़ा कि एक ही परिवार में बैठे लोग उसकी मलाई खाते हैं। और ये ठीक नहीं, अमीश देवगन, ये ठीक नहीं, मैंने सच बोला है। मैं आपके पास आता हूं, ये रात 2 बजे कौन से सूत्र एक्टिव हुए और राहुल जी को जानकारी दी उठाकर कि आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है? ये तो नहीं है कि ये जो पूरा जाति के खेल में जो पूछा गया कि कैसे जात पूछ सकते हो, जब आप लोग जजेस की जाति पूछ सकते हो, पूछी कि नहीं पूछी, पत्रकारों की जाति पूछ सकते हो, पूछी कि नहीं पूछी, जब आपसे कोई जाति पूछ रहा है तो हमसे कैसे पूछ सकते हो? इन विचारों से पूछोगे ना, ये जो व्यूअर्स है हमारे, इनसे जाति पूछोगे ना, तो फिर अपनी बताने में क्या तकलीफ हो रही है भाई? देखिए, इतना बड़ा पत्रकार, इनके इतने ज्यादा सूत्र, हर चीज की इंफॉर्मेशन इनके मोबाइल पे आती जाती रहती है। अब ये पूछ रहे हैं सूत्र कहां से आए? अरे भाई, राहुल गांधी जी की को भी तो कुछ क्रेडिबिलिटी दे दीजिए, कुछ सूत्र उनके भी रहे होंगे, कुछ सूत्र उनके भी रहे होंगे। सुन लीजिए भाई, अमीश जी जैसे बड़े पत्रकार के पास अगर सूत्र हैं तो राहुल जी के पास भी कुछ सूत्र तो होंगे। तो सूत्र बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, हमने कहा था जाति क्यों पूछते हैं, जाति नहीं पूछी गई थी, यह कहा गया था सभी जातियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, भाई जुडिशरी में भी मिले, सिविल सर्विसेज में भी मिले, शिक्षा में भी मिले। और प्रश्न पूछने का मतलब है साहब, सर्वे करेंगे तो क्या आंख पट्टी बांध के थोड़ा ना करेंगे, कौन हो भाई, किसको दूं मैं? आप पूछेंगे कि भाई किस बिरादरी का कौन है, किसकी क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, किसको क्या बेनिफिट दिया जाए। पहली चीज तो राहुल जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा खतरा है, उसको बचाने का जिम्मा मीडिया का भी है। तो आप भी थोड़ा सा आवाज उठाइए। संकट है, खतरा है, आपको लग रहा है भाई? देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं साहब कि ईडी आने वाली है, एक तो कह रहे थे खड़े होकर के कि साहब कुछ संकट भी है, तो मेरी तो अपील अमीश देवगन जी जैसे बड़े पत्रकार से है कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आवाज जरूर उठाइए। आज हम तो सबके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम तो सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। ना हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आवाज उठाएंगे, ना हम प्रधानमंत्री के लिए आवाज उठाएंगे, हम देश के लिए आवाज उठाएंगे और देश के नागरिकों के लिए आवाज उठाएंगे। ये मेरा काम है जी। ओके, अब मैं गौरव भाटिया की बात आता हूं, क्योंकि लगातार कई सारी बातें हुई। गौरव भाटिया, देखिए, सूत्र उनके भी हैं और उनके सूत्रों ने जानकारी दी कि उन पे छापा पड़ने वाला है। एक बात बताइए, ये जाति में अखिलेश जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि मेरी जाति कैसे पूछ सकते हो तुम लोग? क्या आपको लगता है कि बीजेपी से भी गलती हुई? देखिए, क्योंकि बात राहुल गांधी की हुई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खतरा है। अरे, राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी। उनको कैसे खतरा हो सकता है किसी चीज से? और मैं आपको एक बात बताऊं, पर अब तो अपनी सीटें बढ़ा के ले आए हैं, इस बार 99 ले आए हैं। मैं उत्तर दूंगा जी। राहुल गांधी अभी कुछ सप्ताह पहले कह रहे थे देश का एक्सरे कराना है, और जब पार्लियामेंट में एक बयान दिया अनुराग ठाकुर जी ने, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी को पता चल गया कि उनका एक्सरे होने जा रहा है तो चिंतित हो गए। आपको मालूम है क्यों? उन्होंने कहा एक्सरे में पता चल जाएगा कि दिमाग नहीं है, बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप मुझे अमीश जी वरना बताइए, देखिए क्या होता है दोगलापन। हम लोग ये चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भारत को अगर एकजुट होना है, सशक्त होना है, तो ये जातियों का भेदभाव खत्म करना है। मैं क्या लेके आया हूं, एक अनोखी तस्वीर है बिहार से ही। बिहार कांग्रेस की कमेटी बनी,
ये होर्डिंग लगाया गया, नेता भूमिहार समुदाय, दलित समुदाय, राजपूत समुदाय, मुस्लिम समुदाय। तस्वीरों के नीचे ये नहीं लिखा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कैसे आपका भविष्य उज्जवल करेगा। वो ये बता रहे कौन सी जात का है। आपको लगता है देश इससे आगे बढ़ेगा? यही चलता है ना, यही चलता है पॉलिटिक्स के अंदर। चलता क्या? आप भी तो मंत्रियों की जाति बताते हैं। आप कहते हैं इतने 32 ओबीसी हैं, इतने एससी हैं, इतने एसटी, बताते हैं कि नहीं बताते? वो भी बताते हैं। चलता क्या है, अपनी बात पूरी कर लूं फिर ये बोले जी। चलता यह है कि नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ओबीसी समाज से हैं, उनको गाली देते हैं कि सारे मोदी चोर हैं। चलता यह है संविधान का संशोधन करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देंगे नरेंद्र मोदी जी। चलता यह है महिला आरक्षण ये नहीं कर पाए, संविधान संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिससे सशक्तिकरण होगा। और अंत करूंगा, एक प्रश्न पूछ के किसी की हिम्मत हो तो उत्तर दे दे। बात कर रहे हैं ना सशक्तिकरण की, पिछड़े समाज की। एएमयू में यहां पे बोल के जाए कि आरक्षण होगा एससी एसटी ओबीसी का 50%, अगर बोल दे तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये जातियों का यही सवाल से शुरुआत। आशुतोष शर्मा की बारी। पर्ची उठाओ, पर्ची पूछिए इनसे। पर्ची अखिलेश भैया को देना जो उसके बेचारा बोल नहीं पाते बेचारे। क्या क्या है? अरे पर्ची मीडिया से पूछ रहे कौन जात। अब उनकी बारी, अब आप बोलिए, फिर मैं ऑडियंस अपने सवाल आप तैयार रखिए। ये एएमयू और जेएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस तक खींचने की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे आरक्षण खत्म हो जाए। ओके, ये स्थिति है, असलियत है। अब बोलिए सत्यप्रकाश। इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। आपको पता नहीं पिटिशनर कौन है? जामिया मिलिया इस्लामिया के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं। जब वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कपिल सिब्बल ने घोषित किया, उसके 1 महीने अंदर उन्होंने पिटीशन फाइल किया कि सरकारी अनुदान से चलने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। इस पे बहस की जा सकती है। सवाल है कि 370 भी जिस राज्य में था वहां भी तो ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन नहीं था, उस पर तो सवाल आपने नहीं उठाया। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी या इनके चट्टे बट्टे की तमाम पार्टियों के इस देश के आरक्षण और जाति के विकास से कोई लेना देना नहीं है। विवेक जी 30 सेकंड। देखिए, सबसे पहली बात है, केंद्र में सरकार है, सरकार आपकी है, एनडीए में आप हैं, लड़ते आप विपक्ष से हैं। सब जाति के चक्रव्यूह में हम हार गए। आप बिना लड़ाई के, झगड़े के, आर्गुमेंट के एक ब्लूप्रिंट बना करके सरकार को, जनता को, पार्लियामेंट को क्यों नहीं देते कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे या नहीं कराएंगे? कराएंगे तो कब तक कराएंगे? क्या मेथोडोलॉजी होगी? बात खत्म। आप आर्गुमेंट करते हैं, आप राहुल गांधी को इंस्टिगेट करेंगे, आप गिरिराज सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी, ब्लूप्रिंट कहां है? गिरिराज सिंह ने बोला कि राहुल गांधी एलओपी बनने के लायक नहीं है। नहीं, उनके बोलने से कुछ नहीं होता। उनके बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ। क्यों बोला गया वो एलओपी बनने के लायक उनको पता चल जाएगा। एग्रीकल्चर आपके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, आपकी सरकार में। एक सेकंड, शिवराज सिंह चौहान आपकी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने शकुनी और बहुत कुछ बोला है राज्यसभा में। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री बेटा अखिलेश यादव था, और स्टेट प्रेसिडेंट प्रदेश के अध्यक्ष शिवपाल यादव जी थे। चचा रामगोपाल यादव जो है वो लीडर थे राज्यसभा में और चीफ स्पोक्स पर्सन थे, और उनके साथ अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव और तमाम और लोग जो थे, वो इनके आदित्य यादव अभी सांसद बने हैं, एक परिवार का भला कर रहे थे। मैं फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी वो हैं जिन्होंने देश के हर नागरिक को अपना परिवार समझा है, और ये वो है जिन्होंने अपने परिवार को देश समझ लिया है। जनता किसको चुनेगी? ईडी का सपना रात को 2 बजे कैसे आ गया? रोकने के लिए साजिश रची जा रही है। कैसे आया? देखिए, चोरों को पुलिस का बहुत डर रहता है कि रात 2 बजे आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं उनके मन में कोई खोट है, इतना ही है और कुछ है नहीं। लेकिन राहुल, अरे कहाँ आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं? आप बीच में क्यों बोल? कंचना जी, अरे कंचना जी थोड़ा। हर जगह से पानी टपक रहा है, चोरी ये की है। आप कह रही है संसद का पानी टपक रहा है इसलिए ईडी का सपना आ रहा है। नहीं, एक सेकंड, चोरी की बात की इन्होंने ना, भरपूर करप्शन इन्होंने संसद में किया, पानी टपक रहा है। अयोध्या मंदिर इतना हल्ला, पानी टपक रहा है, ऐसा करप्शन। ट्रेन पे पानी लीक कर रहा है, ऐसा करप्शन किया। हर जगह से बस लीक ही मतलब बात हो रही है करप्शन की, बात हो रही है करप्शन की, बात हो रही है करप्शन की। लेकिन ये देश का भी सत्य है कि लालू जी कन्विक्टेड है करप्शन के ही मामले पे, चारा घोटाला। परिवार में बहुत लालू जी के परिवार में बहुत सारे लोग। एक सेकंड, ये रात को 2 बजे की कहानी क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चोर को रात, एक सेकंड,
चोर को कंचना जी, मेरा निवेदन पुलिस स्वीकार आने करें। का खतरा कहीं ना कहीं है। मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि राहुल जी कहां, किस ईडी और कौन से मनी लॉन्ड्रिंग में खुद शामिल है कि ये सब सपने ईडी के उनको आ रहे हैं। इतना नॉन सीरियस कमेंट अगर वो सच में इसमें शामिल नहीं है तो नहीं करना चाहिए था। पॉइंट 1। क्या आप करते हैं राहुल जी का केजरीवाल अवतार है? केजरीवाल जी भी ऐसे कहते थे ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। आजकल दोनों साथ साथ हैं तो हो सकता है फोटोकॉपी में कुछ ट्रांसफर इनके पास जानकारी होगी। राहुल जी के साथी अखिलेश जी बैठते तो क्या बताया? देखिए, उनको तो बताया होगा। देखिए, जहां तक मुझे पता है कल राहुल जी वायनाड में थे और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईडी सीबीआई सदस्यता रद्द करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, अयोध्या हार गई। फैजाबाद मैं तो यही सोच रहा हूँ। मतलब सरकार तो बीजेपी की है देश में। अरे ये भी तो बैसाखियों की सरकार है, ये कब तक चुकेगी? ये बैसाखियों की सरकार अब रखने वाली नहीं है। नहीं है। ये प्री पोल अलायंस चुनाव पूर्व हुए गठबंधन को भारत के मतदाताओं ने 293 सीट दी, पूर्ण बहुमत की सरकार आप ना बताइए प्री पोल और पोस्ट पोल क्या। अगर जेडीयू प्री पोल और पोस्ट पोल बोलेगी तो इससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसको पास ठीक है। कर दिया। ऑडियंस के सवाल हाथ खड़े हैं। आपका सवाल क्या है? खड़े होकर पूछिए। मेरा पॉइंट है कि घर पे दादाजी बोलते हैं ना कि जब दिन में चोरी करोगे ना या कभी चोरी करोगे तो रात में नींद नहीं आएगी। और दूसरा बात यह है कि राहुल गांधी सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो उनको कहीं से मालूम भी चला है कि ईडी की छापेमारी चलने वाली है, तो स्वागत करें ना, पोस्ट करें कि हाँ हम तो कह रहे हैं मैं चाय बिस्कुट खिलाऊंगा। स्वागत करें और बुलाएं कि बैठाएं और बुलाएं कि हाँ जांच करें। और उसके बाद संसद भवन की वो चर्चा करते हैं जो पूरा दिल्ली डूबा बैठे हैं। एक संसद भवन में पानी सिर्फ नहीं टपक रहा है, पूरे दिल्ली डूब चुकी है। अगर आप सशक्तिकरण करें किसी का, जैसा मैंने बताया संविधान का संशोधन करके उनको आप सशक्तिकरण करें और मुख्य धारा में जोड़ें तो ये सही है। लेकिन आप अपने परिवार के ही सदस्यों को आगे बढ़ाएं और सोचें ये पिछड़े समाज का सशक्तिकरण है, तो वो बिल्कुल गलत है। और आपने देखा मैंने 2 बार वो सवाल पूछा, दोनों ने उत्तर नहीं दिया कि यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष तक नहीं बना पाए। तुम सशक्तिकरण प्लीज लेफ्ट वाले तो यू लेफ्ट आउट। नहीं लेफ्ट छोड़ो। चाइना उसने सवाल पूछा, जवाब आप कुछ दे रहे हो। प्लीज डोंट वो कास्ट रिजर्वेशन के बारे में पूछा है बोलेंगे तो ये ठीक नहीं। मेरा निवेदन है एक एक करके और 10-20 सेकंड में जवाब दे। आपने बात का जवाब दे दिया। भाजपा का प्रवक्ता बोलता है तो बीच में अच्छा, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जाति का खेल तो आप भी खेलते हैं ना। हाँ, खेलते हैं ना। जो हमने किया जाति सशक्तिकरण के लिए मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, ईयू नहीं बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने मुझे बताया कि जो है आप 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल देते। इन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं संविधान की, ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का। इनको ये नहीं पता है। फिर चिल्लाने लगी, अब चिल्लाने लगी। एक नंबर के लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। ये अभी जी आप तय कर लीजिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बहन को बुरा लग जाएगा। मत करिए। अच्छा चलिए, एक नंबर का लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। चुप कराइए। बिल्कुल ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहलाती है। महिला होके भी इनको हक नहीं इस तरह की टिप्पणी करे। मैं आपको चुप रहिए। अच्छा मैं शांत हो जाइए। अरे चुप रहिए। एक अब आप बीच में आ रहे तो आपकी मर्जी। एक एक करके मैं तो दोनों को ही निवेदन कर रहा हूँ। मुझे क्या निवेदन? मैं उनको भी निवेदन कर रहा हूँ। एक एक करके आप बोलिएगा। पहले ये 15 सेकंड बोल रहे हैं। ओके। मैं इनसे कम हूँ क्या? मैं इनसे कम हूँ? किसी से कम नहीं है भाई। महिला सबसे बड़ी है। तालियां महिला के लिए। इन्होंने देखिए, यहाँ पे जब हम डिबेट करते हैं या सामने हमारी बहनें बैठी हैं, ये योग्यता पे डिबेट होती है। ये नहीं कि अगर किसी पुरुष प्रवक्ता ने अच्छा जवाब दे दिया तो महिला कार्ड खेलने लगे। इन्होंने उठाया ये मुद्दा, बीच में बोले चुप हो जाए। ये नहीं अभी जी चुप कराएंगे, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। ये अपनी बात को रख ले, ये अपनी बात को रख ले, आप अपनी बात को रख ले। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने 9 शेड्यूल का मुद्दा उठाया था। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इनको ये भी नहीं पता है संविधान नहीं पढ़ती, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ती। IR कहलो का केस आया, सुप्रीम कोर्ट का है। आपको मालूम है वो क्या कहता है? अगर आपने 9 शेड्यूल में भी कोई कानून डाल दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनको बताना चाह रहा हूं ये बात। अब आप मुझे बताइए, यहाँ सारे दर्शक बैठे, संविधान की बात करो, सुप्रीम कोर्ट की बात करो, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बिना पढ़े लिखे आते। और हाँ, छत टपकने की बात हुई तो मैं इतना कह दूं, वहां पे छत का लीकेज हुआ, 24 घंटे में ठीक हो गया। लेकिन जिस राहुल गांधी और जिस पार्टी के लीडर की बुद्धि टपक गई और लीक हो गई, वो नहीं मिल रही, उसका क्या होगा? जिनको संविधान को छत टपक गई। एक बात हो रही है, 3 हमारे भाई बहन उनकी जान चली गई उसको उसमें बाढ़ में। उसका पता है उसका सब पे एक टिप्पणी नहीं आई। वो अखिलेश यादव की, उस पे सबका, उस विषय पर सबका दुख है। और मुझे लगता है टिप्पणी करिए, ये सवाल पूछिए। पूछा ही नहीं गया वो सवाल। बार बार ये कह
कह रहे हैं हमको ज्ञान नहीं 9 शेड्यूल का, बेसिक प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर हम भी जानते हैं। तमिलनाडु में कैसे मोर देन 50% आरक्षण, कोई तो स्टेट मॉडल है ना, आप उस मॉडल के आधार पर आपकी नियति खराब रही है, नहीं डाली। कंचना जी, आपने तमिलनाडु की बात करी, उसका डिसीजन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक सेकंड, लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूं कि ये जाति वाले पूरे खेल पर जब विपक्ष बैकफुट पे आया तो राहुल जी ने ईडी की बात कर दी रात को 2 बजे, क्या आपको लगता है? देखो, पहली बात ये गलत है, हम ना बैकफुट पर थे, ना है ना रहेंगे। हमारे लिए जातिगत जनगणना और आरक्षण एक तो ईडी की बात क्यों, अचानक ईडी की बात क्यों? लेकिन ये राहुल जी का केजरीवाल अवतार क्यों? हर रोज आपके चैनल पर चलता है सूत्रों के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से। हमने कभी पूछा कि आपके क्या सूत्र हैं? आपने तो हमें नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, और ये प्रोटेक्शन मुझे संविधान देता है, लेकिन नेता को वो प्रोटेक्शन संविधान नहीं देता है। वो जिस संविधान की आप बात करते हैं वो प्रोटेक्शन मुझे संविधान देता है। मैं अपने सूत्र कोर्ट में भी डिस्क्लोज ना करूं, वो रक्षा मुझे भारत के संविधान ने दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है, क्या नेता को भी दी है? नहीं, एक सेकंड, राहुल गांधी जी अपने सूत्र बता दे ताकि वो ईडी का ऑफिसर कल उसका गला काट कर उसको बाहर निकाल दिया जाए। गला काटने का मतलब है नौकरी छीन लेने से। 1 मिनट, ठीक है, शब्दावली पे आप कट कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, मैं एक कमेंट में करना चाहती हूँ और बहुत भद्दा इनके पे कमेंट करना चाहती हूँ। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी दिमाग की कैपेसिटी होती है 1350 ग्राम से सीसी से 1400 सीसी, इनके में 40 भी नहीं है, और इनके पूरे गवर्नमेंट में भी 40 नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक बड़ी बात बोली, एक सेकंड, देखिए अभी आरजेडी और बीजेपी का तूफानी टक्कर चल रही है। एक पॉइंट है, उन्होंने बोला कि देखिए राहुल जी को किसी ईडी के बंदे ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी होगी, यानी सिस्टम में अभी भी गांधी परिवार के लोग हैं। गौरव जी, 10 साल से सरकार में आप हैं और राहुल जी आरोप लगाते हैं कि सब आरएसएस के लोग आ गए हैं, लेकिन गांधी परिवार के भी कुछ लोग हैं, उन्हीं के सहयोगी ने खुलासा करा थोड़ी देर पहले। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी है कि अमीश देवगन जैसे पत्रकार के सामने अपना प्रवक्ता नहीं भेज पाते, और मैं गारंटी दे रहा हूं राहुल गांधी भी आपके सामने 1 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे। उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। आपको मालूम है भारत के राजनीतिक इतिहास में एक परिवार के 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, वो परिवार कौन है? गांधी परिवार है वो। और मैं क्या लेके आया हूं? विवेक जी की बारी आएगी इसके बाद। चिल्ला रही है ना, रिपीट टेलीकास्ट है। चारा है भैया, भैंस, ओ भैंस है, भागो भैया, भागो, चारा खाओ, चलो उतर। तो आप चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है ये। बीच में जो बोल रही है तरीका ठीक नहीं है। आपके लिए मैं चारा लेकर आऊंगी और आपको बैठा कर यहाँ पर चारा खिलाऊंगी। ठीक है, देखेंगे। लालू प्रसाद यादव आपको पार्टी से ना निकाल दे, कह दे इसमें तो मेरा हक है, इसको कैसे ले गई? अरे आप नहीं समझ पाओगे भैया। अच्छा, एक देखिए डिबेट आरजेडी वर्सेस बीजेपी रही है, बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए। हाँ, देखिए, मैं आपके लिए लाया हूं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय तक गए। इन्होंने कहा ये जो आरोप लगे हैं झूठे हैं, इसको रद्द कर दिया जाए, और इसी में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि हम रद्द नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं। ये भ्रष्टाचारी वो हैं, अपने स्वर्गीय पिताजी की पेंटिंग बेच दी 2 करोड़ रुपए में प्रियंका वाड्रा गांधी ने। ये तो देश को बेचते हैं, और मोदी जी ने कसम खाई है ऐसे भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह है, जेल की सलाखों के पीछे। विवेक सवाल तैयार रखिए, जो सवाल पूछा जाता है वो, जो जिसने नहीं पूछे सवाल पीछे है। एक सेकंड, देखिए, पहली चीज मैं 10 सेकंड लूंगा सिर्फ। हाँ बोलिए। पहली चीज, 30 सेकंड आप सारे बच्चों ने, और यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भरमार है आज, मैं बड़ा खुश हूं इस कंपनी के बच्चे आए हैं। आपने क्या ऑब्जर्व करा? आपने प्रश्न भी अच्छे पूछे कि बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अटैक्स राहुल गांधी पे किए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि उनके दिमाग नहीं, अरे भाई, ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, और आप एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट के प्रवक्ता हैं। यू आर सपोज टू टेक द नेम ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन विद रिस्पेक्ट। क्या ये हो रहा है? मोदी जी का क्या ये एटीट्यूड है? चोर है, इसमें नहीं, सॉरी सर, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। कैसे आप बताइए? डिस्कशन हमने, प्रधानमंत्री का नाम कैसे हमने नहीं कहा सर, हमने नहीं कहा। पूछ रहा हूं, आपने क्या राहुल गांधी ने कहा कि आप सुनिए पहले सर, गलत का सही का बताइए सर। नहीं बताइए, आपने उनके परिवार पे अटैक किया। गौरव बीच में नहीं, विवेक जी बीच में नहीं बोले। तो ये सवाल पूछिए, ओके, उनको जवाब तो देने दीजिए पूरा। विवेक जी बोलेंगे, विवेक जी की टर्न है, प्लीज। पूछेंगे विवेक जी पॉइंट तो रखेंगे ना अपना। गौरव भाटिया, ये कैसे ऐसे डिबेट नहीं करते? अच्छा ठीक है, शांत रहे। विवेक जी आपकी टर्न है। मेरे भाई गौरव भाटिया,
हम रोज डिबेट में आते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक है। मेरा यह कहना है सर, सुन लीजिए सर, वो परिवार जिसने 2 शहीद प्रधानमंत्री इस देश को दिए, एक को लिट्टे ने मारा, श्री राजीव गांधी, सुनिए सर, और एक को खालिस्तान के आतंकवादियों ने मारा। कम से कम वो इतना रिस्पेक्ट हमारे से डिजर्व करते हैं कि उनका भी एक कंट्रीब्यूशन देश में है। तो पर्सनल अटैक्स को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के प्रति, इसके लिए इंडिया अलायंस आपकी भर्त्सना करता है। पार्टी का एक सांसद एक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह का समर्थन करता है, जिसमें पूरी पार्टी को माफी मांगनी पड़ी। नहीं सर, ये भी हुआ ना, जो चरणजीत सिंह चन्नी ने करा ना समर्थन, बीच सदन में करा समर्थन, इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट में करा, और पूरी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट करी पूरे ऑपोजिशन के लिए। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा विवेक जी ने बहुत अच्छी बात कही है। लोकतंत्र में शालीनता और शब्दों की, बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जब वो लोग कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, किसी प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा, मौत का सौदागर, हत्यारा, नीच व्यक्ति, ऐसे ऐसे गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी तो डर के भाग गया, तुम तड़ाक चुनाव में चौकीदार चोर है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको फूल का माला पहनाएं हम? ये नहीं हो सकता। देश के अंदर हमें बढ़ना है सबको लेके, तो यहाँ पे जाति आती क्यों है? जाति आने का मतलब ये है कि हम आप कह रहे जाति आती क्यों? मैं कहता हूँ जाति जाती ही नहीं है सर, बिल्कुल आती नहीं। क्यों आ रही है? क्योंकि जब हमें बढ़ना है बिजनेस, आपको पांचों को सुन के समझ में आ रहा जाति क्यों आती है? समझ गया मैं। जी बिल्कुल, जिस देश को बढ़ाने वाले सिर्फ बिजनेसमैन है और जॉब करने वाले हैं, उनसे कभी नहीं पूछा जाता कौन जाति का है, किस जाति के हो। उनसे काम की वर्कबिलिटी देखी जाती है, कौन कितना काम कर सकता है। बट जाति बहुत अच्छा पॉइंट है, ताली बजाइए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और सवाल किसी का है? जी 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 क्या सवाल है? बोलिए। अच्छा सर, आपने कहा रिस्पेक्ट की जैसे बात चल रही है कि रिस्पेक्ट, जैसे नाम में आपने कहा कि हर पार्टी को रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है। फिर अभी इतने टाइम से हम ये क्यों सुनते थे कि चाय वाला प्रधानमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री, तब रिस्पेक्ट कहाँ पे गया? ये एक पॉइंट है। चाय वाला होने पे कटाक्ष नहीं किया, किसी ने नहीं किया। विवेक जी इतना बिल्कुल सफेद भी मत बोलिए। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, गरीब घर के थे, और गंगा के अंदर वो अपना एक हाथ से किताबों को पकड़ के नहा के अक्रॉस द रिवर पढ़ने जाते थे। ये भी कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री रहा है। और सवाल तो ये कहना गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो उनके सूत्र है ना, जो इतने वक्त से कह रहे हैं कि ईडी की रेड आएगी, मुझे लगता है कि ईडी की रेड आएगी। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो, और अगर आप घबरा रहे हो तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। जी ओके, बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से आशुतोष वर्मा का। अब आशुतोष वर्मा को भी, वो भी इंडिया अलायंस के हैं, सरकार के देश की नंबर 3 पार्टी हो गई है, उनको मौका तो दीजिए थोड़ा 30 सेकंड। ओके वर्मा जी, देखिए मतलब अगर मतलब ईडी की रेड पड़ भी रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर पड़ भी रही है तो अगर कुछ गलत नहीं किया तो पब्लिक की तरफ से सवाल आ रहा है, तो डर क्यों हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है। आपको ही पता है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी में कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी और सीबीआई के सामने गए? शायद कोई भी नहीं गया होगा। लेकिन विपक्ष के कोई भी व्यक्ति है उस पर जाती है, और राहुल गांधी और साथ में सोनिया गांधी जी खुद 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ चुके हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। आए अपनी निष्पक्ष जांच करें। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम चाय बिस्कुट पिलाएंगे। यहाँ पे पिछड़े दलितों के साथ अपमान हो रहा है, इसलिए सामाजिक न्याय की बात करनी जरूरी है, इसलिए इस देश में जातिगत जनगणना होना है। जो पिछले 5000 साल से मेरे भाई पूछ रहे थे कि जाति क्यों जरूरी है, जाति इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब अपनी कैबिनेट बनाते हैं तो आपने क्या बोला, ये जाति पिछले 5000 साल से? नहीं, हाँ बिल्कुल, जाति का 5000 सालों से चल रहा है। ये डेटा आपके पास कहां से है? 5000 साल से है सर? फिर आप पढ़िए इतिहास। मैं अब इसमें मैं बोलता हूं सर, ये देश ये है, ये देश ये है जहां पे वाल्मीकि के रामायण पढ़ी जाती है बिना जात को देखे, और वासुदेव कृष्ण की मंदिर में पूजा की जाती है बिना जात को देखकर। इसलिए ये 5000 साल का नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ हमें प्रकोप है। इसे 5000 साल के साथ में जोड़िए। इसलिए मेरा, अरे ये तो देश जो है जहां केवट की नाव में राम बैठे, जहां शबरी के बेर राम ने खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक अखंड ज्ञानी ब्राह्मण रावण का वध किया। ये देश तो वो है। इसलिए 5000 साल का इतिहास जातिगत नहीं है, ये सिर्फ अंग्रेजों का दिया हुआ हमें इतिहास है, जिसको हम ढो रहे हैं और जिससे हम समाज में बंटवारा कर रहे हैं लगातार।
आजाद भारत के बाद बिल्कुल वेदोपनिषदों में जात की बात नहीं है। पहली बार नहीं है, मैं इसको काउंटर कर सकता हूँ। अमीश जी, आजाद भारत के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने अपनी कैबिनेट मंत्रियों के सामने उसकी जाति लिख के मैंने बताई सवाल है। बोला, मैंने और ये सवाल खतरनाक पूछा। है। एक सेकंड में आ रहा ये हूं। जाति का दंश सबको ये क्या झेलना पड़ा है। 5000 साल का इतिहास है हमारा जाति का? आशुतोष जी थोड़ा ज्यादा बोल गए, 5000 साल का नहीं है। ऐसे अंबेडकर ने भी लिखा है कि ऑल शूद्रास वे आर क्षत्रिय, तो सब क्षत्रिय थे। जाति व्यवस्था अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। उन्होंने 6000 जातियां हैं। लेकिन एक बात स्वीकार करना पड़ेगा कि जातिगत भेदभाव इस देश में हुआ है। दलितों के साथ हुआ है, पिछड़ों के साथ हुआ है। पिछड़ों, अरे रुको यार, 47 में तो देश आजाद हुआ। तो क्या आपको लगता है ना कब से हुआ है? एक्चुअली नेहरू जी के सामने भी प्रस्ताव आया था कि जातियों का विकास करे। अब 47 में नेहरू कांग्रेस किए नहीं, राजीव गांधी उनको बोले कि इडियट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो उस समय जो आरक्षण का विरोधी था आज आकर के डमरू बजा रहा है। तो जाति के साथ तो अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये नहीं, देश में जातियां हैं। आरजेडी प्रवक्ता जी से मैं उम्मीद करूंगा जब मैं ये वक्तव्य दे लूंगा तो उत्तर जरूर देंगी। इन्होंने अपनी बातों में कहा बिहार में जात के खिलाफ लड़ाई है। 1990 का लालू प्रसाद यादव का एक बयान है, भूरा बाल साफ करो, भ से भू से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला साफ कर दो। मतलब साफ कैसे, मार के करना है कि हटाना है क्या? अब एक बात बताइए, जो साफ करने की बात कर रहा है उस पर कोई टिप्पणी करेंगी? लालू प्रसाद यादव से बड़ी तो नेता नहीं है। ठीक है, जनता को हक है जानने का उत्तर दे। क्या लालू जी ने ये बोला था भूरा बाल साफ करो? गोपालगंज टू रायसीना लालू जी की जो आत्मकथा है उन्होंने साफ लिखा है कि मैंने ये कभी नहीं बोला था, ये क्रिएट किया गया हुआ था कुछ लोगों के द्वारा टेंशन क्रिएट करने में जातियों के बीच में, और उसी को प्रोपेगेट कर रही है। लालू जी ने कभी नहीं बोला था भूरा बाल साफ करो। लालू जी ने इसका पॉलिटिकल माइलेज तो लिया, बिल्कुल लिया भूरा बाल साफ करो का। लालू जी ने बोला ही नहीं था। उनको बदनाम करने के लिए, जातियों के बीच टेंशन करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए क्रिएट किया गया था इनके जैसे मानसिकता वालों के द्वारा। एक बात जो मेरी छोटी बहन ने यहाँ कही, इन्होंने कहा शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी ने जब कहा कि लोग चौराहे पे डंडे से मारेंगे, बोटी बोटी कर देंगे कांग्रेस पार्टी में, आज उनका प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, बीच में ना बोले। देखिए अब ये गलत बात आनी चाहिए। नहीं, ये वो विषय नहीं है। आप खुद मोदी जी ने कहा कि एक सेकंड, देश आजाद हुआ था सन 47 में। 2011 तक अगर ये चीज़ चल रही थी प्रोसेस में आरक्षण, तो मुझे लगता है उस ड्यूरेशन में बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री थे, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, और भी बहुत ज़्यादा महान हमारे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। अगर उन्हें लगता कि इसमें संशोधन होना चाहिए तो वो ज़रूर इस चीज़ को पक्ष में लाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, विकास के लिए ज़रूरी है। अगर हम दूसरा मुद्दा लाते हैं बेरोज़गारी का, बेरोज़गारी देखिए हमारे भारत में आजकल बहुत चरम सीमा पे है। अगर ये आरक्षण होता है, जिस पर्टिकुलर समुदाय के लोग हमारे गरीब हैं उनको उठाने में अगर हम लोग उसके लिए प्रयास करें तो इससे देश का विकास होगा और देश के लिए अच्छा होगा। ये ठीक है, आपने एक सलाह दी है एक तरह से। ओके, सवाल मुझे ये पूछना है कि माइनॉरिटी वालों को इतना हक दिया जाता है तो मेजॉरिटी वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? उनके साथ हमेशा नाइंसाफी क्यों होती है? मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की बात करी। ओके, एक सेकंड, आशुतोष वर्मा बताइए कि मिनॉरिटी के हक की बात होती है, मेजॉरिटी के हक को मारने की बात होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विश्वविद्यालय कभी भी नहीं, आजम कभी भी नहीं। जन्म तक एक मिनट उसका चांसलर बना दिया, बनाने भी वाइस चांसलर का नाम ये सच है, ये सच बोल, ये सत्य प्रकाश मिश्रा सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसा हुआ था? नहीं, जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा, जवाब मिलेगा। ये सत्य प्रकाश मिश्रा ने सत्य बोला है, झूठ बोला? हमारा जो हमारा जो संविधान है वो इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। इस बात को समझिए, उसकी नींव की पहली ईंट ही यही है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। देश में दलित के सरकारी नौकरी के प्रमोशन में सबसे बड़े विरोधी थे कि नहीं? बताइए आज, बताइए गलत।
नहीं, हर आपने विरोध किया था। हर समय इस बात को विरोध गलत किया तथ्यों था से आपने। पोर्ट किया था, कभी भी विरोध नहीं पोर्ट किया किया था। है, कभी भी नहीं दिया। नहीं, और हम लोगों ने इसीलिए दिया। आज हमारे पास सबसे ज्यादा सांसद अगर कोई है तो दलित बिरादरी नहीं, से पर आते हैं, पर बिरादरी से आते नहीं, हैं। आप नहीं, बताइए ये आपके सही पास है कहाँ कि है? आज की आपके डेट में परिवार में संख्या ज्यादा नहीं है तो आप हर सीट में उत्तर प्रदेश में अखिलेश के परिवार को ही अरे लड़ा भाई, दे। उत्तर प्रदेश को कोई नहीं पीछे कर सकता है। उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश से पीछे नहीं जाएगा, हाँ, ठीक तो बात बिल्कुल है, नहीं वहाँ के जाएगा। लोग मेहनती हैं। उत्तर प्रदेश में अरे एक जो सेकंड, एक जाति सेकंड, जनता ने, सरकार है। एक सेकंड, दलित ने, पिछड़ों ने, एक सेकंड, एक अगड़ों ने, सेकंड, महिलाओं लेकिन ने आजम समाजवादी खान, पार्टी अच्छा को आजम सपोर्ट खान को आमरण आपने चांसलर बनाया था या नहीं बनाया था, पॉइंट नंबर 1। और क्या जब प्रमोशन का मामला था तो उस फाइल को समाजवादी पार्टी की सरकार ने अटकाया था और विरोध किया था? देखिए, पहली चीज, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए अलग लेजिस्लेशन होते हैं और वो सब बनाया था कि नहीं बनाया था आजम खान को? उसमें पार्टी नहीं बनाती है, उसमें पार्टी नहीं बनाती है। दूसरी चीज ये है कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण रोका नहीं था। रोका नहीं, विरोध किया संसद में। गलत है, क्या बात कर रहे हैं? विरोध नहीं किया, विरोध किया था, वहां पे विरोध किया था, विरोध किया था। गलत, ये ही प्रचारित है। भारतीय विरोध जनता पार्टी किया की था, IT वोट सेल किया यही विरोध बताती है। में। ये बीजेपी आईटी सेल का है, ये तो जेडीयू के भाई। मिलता तो वहीं से पर्ची है, सेल हमारा अपना है। पर्ची तो वहीं से आती है भाई। इनको सबको पर्ची मिल रही है। देखिए, तुष्टीकरण क्या होता है? मेरी बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बहुसंख्यक का हक का क्या? हमारा संविधान कहता है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में, और ये मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का। ये देखिए, लेके आया हूं। इसमें एक लाइन है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बच्चियों को हम वजीफा देंगे और हिंदू बच्चों को नहीं देंगे, सिख बच्चों को नहीं देंगे, क्रिश्चियन को। क्यों भैया? क्यों? अरे आप पढ़ लो। अरे एक मिनट, चुप होइए। यही होता है, यही होता है। वो करें लिखा हुआ। सुनिए एक मिनट, क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूं भैया। कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। गलत क्या है? क्या ये संवैधानिक है? आप क्या है? मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 गलत है ये। बिल्कुल नहीं सुनिए, है, बिल्कुल नहीं है। आप धर्म के आधार पे भेदभाव कर नहीं सकते, ये संविधान के ठीक है, आखिरी राउंड, एक सेकंड। जो ओबीसी लोग हैं उनसे टैक्स कम लिया जाए या फिर ज्यादा लिया जाए। टैक्स लेने के टाइम पे जातिवाद नहीं आता है। दूसरा, सशक्तिकरण अगर करा जाए तो स्टार्टअप में क्या हेल्प मिली ओबीसी वालों को या फिर दूसरी कैटेगरीज को? पढ़ाई में अगर साइंटिस्ट बन रही है मैम, तो उसमें किसी में भी कोई भी रिसर्च तक का पैसा नहीं है जातिवाद के अकॉर्डिंग। और रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल यही तो है कि टैक्सेशन लेते वक्त या जब पैसा ले रहे हैं हम, उस वक्त पे आप जातिवाद क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? उसमें रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, आप कह रहे मतलब टैक्सेशन में भी जातिवाद होना चाहिए, ये एक अलग ही डिमांड आ रही है। लेकिन मैं आप सबको मौका दे रहा हूं, आखिरी 5 सेकंड, और मेरा निवेदन है 5 से 10 सेकंड में कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। ओके विवेक जी, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न 10 सेकंड उन्होंने पूछा। देखिए, जब एक बार बच्चे को आपने रिजर्व कैटेगरी की वजह से पढ़ने का मौका दिया, लेकिन जब वो बाहर आकर के नौकरी करता है तो सबको टैक्स उतना ही देना पड़ता है। आप समझे? अगर आप बिजनेस करेंगे, आप किसी भी जाति के हैं, टैक्स आपको सेम देना पड़ेगा। टाइम खत्म। 10 सेकंड। छोटे भाई ने बोला जो जीएसटी सिस्टम है ना, उसमें आप 100 रुपए कमाते हो या 1 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, उसमें सबको जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी हो, इक्वली टैक्स, इवन जीएसटी से ज्यादा ले रहे हैं। इनकम टैक्स है 19%। ओके, गौरव भाटिया सिर्फ 17% ले रहे हैं। ओके, टाइम कंचना जी, टाइम ओवर हो गया। ओके, गौरव भाटिया, इन्होंने ये नहीं बताया कि सत्ता में 55 साल रही कांग्रेस पार्टी, किया क्या? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में SC ST OBC का 71% लाभार्थी हैं। आवास योजना में 46%, छात्रवृत्ति में स्टूडेंट्स के लिए 58% और मुद्रा योजना में जिसमें रोजगार के अवसर हैं 51%। ये मैं आंकड़ा लेके आया हूं। ये फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। देश का हलवा किसने लूटा? अनुराग ठाकुर ने बोला लोकसभा के अंदर कि सारे घोटालों का हलवा तो कांग्रेस ने लूटा और उनके अलायंस ने लूटा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से क्या बढ़ रही थी? हलवे के नीचे आग लगा रही थी क्या? मुझे लगता है सरकार उनकी ये सवाल नेहरू जी से पूछेंगे। ये खत्म होना चाहिए। और अमित जी, मेरा 10 सेकंड का वर्ड है। पर देखिए, अब ईडी का डर आप ही को सता रहा है। ईडी तो आपको बहुत पुरानी दोस्ती हो गई, अब कोई मतलब नहीं। ईडी से दोस्ती है आपकी? सब कोई परेशानी नहीं है। सीबीआई भेजी जाती थी मुलायम सिंह यादव जी। और जातिवाद का जो दंश है वो हमने झेला है, हम लड़ेंगे।
इस देश की आजादी के बाद ठीक है। पहला प्रधानमंत्री हलवा, कोई ऐसा हलवा, है हलवा। जो पहला प्रधानमंत्री है हलवा। जिसने अपने कैबिनेट के सामने 55 जातियां साल- लिखी। अच्छा, ठीक वो है। माननीय सर, नरेंद्र सर, आप मोदी टाइम हैं। लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। 55 साल हलवा, हलवा। 55 साल देश में मलाई खाने वाले, हलवा खा करके हजम करने वाले या सवाल पूछे हैं, जवाब देंगे। बिहार में आप जो कह रहे हैं ना कि उनके विकास में क्या है, उद्यमी योजना है, अनुदान देते हैं 5 मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा निवेदन यह है कि हलवा कोई खाए लेकिन देश का हलवा ना बनाए, कृपया करके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में आने के लिए और इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। धुआंधार सवाल पूछे आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।